नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में लैपटॉप के साथ स्मार्टफोन, दूध, घी, प्रेशर कुकर के साथ बहुत सारी सुविधाओं को देने का वादा किया गया है। गरीब बच्चों को दूध, घी से लेकर छात्रों के लिए मोबाइल और लैपटॉप के वादे किए गए हैं। यूपी में महिलाओं को लुभाने के लिए प्रेशर कुकर और रोडवेज की बसों में किराया आधा करने की बात कही गई है। सरकार में दोबारा आने पर गरीबों, मजदूरों को पेंशन देने का भरोसा दिलाया गया है और लखनऊ के बाद यूपी के 4 शहरों में मेट्रो चलाने का वादा भी किया गया है। तो समाजवादी पार्टी के लिए मौका बेहद खास था, लेकिन इस खास मौके पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह नहीं आए, शिवपाल सिंह भी नहीं थे और मुलायम खानदान का कोई भी बड़ा नेता मंच पर मौजूद नहीं था सिवाय अखिलेश यादव के। सूत्रों के मुताबिक खुद आजम खान मुलायम को बुलाने के लिए गए थे, लेकिन वो मंच पर नहीं पहुंचे। हालांकि घोषणा पत्र जारी होने के बाद वो पार्टी दफ्तर जरूर पहुंचे, यानी मुलायम सिंह यादव, जहां अखिलेश और डिंपल से उनकी मुलाकात हुई, फोटो ऑप भी हुआ। लेकिन घोषणा पत्र के बाद शिवपाल यादव ने जी न्यूज से बात की एक्सक्लूसिव और कहा कि धर्म युद्ध में आखिरी जीत उनकी ही होगी। अब सवाल यह है कि अगर समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है तो ये धर्म युद्ध कौन सा है और इस धर्म युद्ध में आखिरी जीत किसकी है, किस तरफ इशारा है शिवपाल का। सवाल समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर भी है। सवाल ये कि नए वादों से पहले समाजवादी पार्टी ने 2012 में जितने चुनावी वादे किए उसमें से कितने पूरे हुए। बीजेपी और मायावती का आरोप है कि 5 साल की अखिलेश सरकार में यूपी में कोई कमाल नहीं हुआ, बल्कि राज्य और लोग दोनों ही बेहाल हुए। इसलिए आज हम पूछेंगे कि अखिलेश ने जो चुनावी वादे किए हैं उनमें कितना दम है, कितना पावर है। 2012 में अखिलेश जिन वादों के सहारे मुख्यमंत्री बने उनमें कितने पूरे हुए और कितने अधूरे हैं। अखिलेश सरकार अगर विकास के नारों पर चुनाव में जा रही है तो उसे कांग्रेस का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। और सवाल यह भी कि अखिलेश को दूध, घी के वादों का सहारा लेने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट और उसके बाद डिस्कशन शुरू करेंगे। सोचो, जिन्होंने नारा दिया अच्छे दिन का, जिन्होंने कहा कि हम सबका साथ लेकर के सबका विकास करेंगे, बताओ अब तो 3 साल हो गए हैं और यूपी का चुनाव आ रहा है तो हो सकता है बजट में कुछ नई चीजें दे दें। लेकिन बताओ 3 साल से उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की जनता ढूंढ रही है कि आखिरकार अच्छे दिन हैं कहाँ। बहुत पत्थर वाली सरकार के लोग टीवी पे दिखाई देते हैं। सोचो, टीवी अगर टकरा गया पत्थरों से तो क्या होगा टीवी का। वो पत्थर जो लगे हैं लखनऊ में, नोएडा में, पूरे याद दिला रहे हैं। वो याद दिलाते हैं कि अगर सरकार बन गई, मौका मिल गया तो इससे बड़े बड़े हाथी लगा दिए जाएंगे। वर्तमान सपा सरकार के लगभग पूरे हो रहे 5 वर्षों के कार्यकाल में इनका काम कम और अपराध ज्यादा बढ़ता रहा है। आज सपा द्वारा जारी किए गए इनके चुनावी घोषणा पत्र में जो किस्म किस्म की प्रलोभन भरी चुनावी घोषणाएं आदि की हैं, तो उससे प्रदेश की जनता इनसे प्रभावित होने वाली नहीं है। सबसे पहला मेरा सवाल है कि जो वादा उन्होंने 2012 के चुनाव में किया था उसमें से कौन से वादे उन्होंने अधूरे छोड़े, पहले उसका पन्ना पलट करके पढ़ लें। वो सवाल आज भी अखिलेश यादव जी आपके सामने खड़ा है। उत्तर प्रदेश में अराजकता पैदा की, कानून व्यवस्था ध्वस्त किया, तो इनके घोषणा पत्र का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ने वाला। खास मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं जूही सिंह, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, यूपी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की भी चेयरपर्सन है। मैम, स्वागत है आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट है। मीम अफजल साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पूर्व राज्यसभा सांसद है, पूर्व राजनयिक भी है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एमएच खान साहब जो कि बीएसपी के नेता हैं और टीवी डिबेट्स में बीएसपी का पक्ष रखते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, केंद्रीय समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व जो है वो करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले प्रोग्राम जब शुरू करती हूँ तो 1.5 मिनट आप सबको दे देती हूँ। अब तो ये पुरानी रवायत हो गई है जिसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद 1 मिनट और
और फिर ये डिबेट जो है ओपन कर दी जाती है। सबसे पहले जूही जी आप ही से शुरुआत करूंगी, क्योंकि सुबह से यूपी ही खबरों में है, मैनिफेस्टो खबरों में, फिर मुलायम सिंह यादव का वहां मंच पर मौजूद ना रहना खबरों में। लेकिन अब तो सबसे बड़ी खबर यह है कि शिवपाल जब एक्सक्लूसिवली जी न्यूज से बात करते हैं जूही जी, तो कहते हैं कि धर्म युद्ध में आखिरी जीत हमारी होगी। ये कौन से धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं मैम, और कौन सी आखिरी जीत की बात कर रहे हैं? शायद उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है और उन ताकतों को रोकना है जो उत्तर प्रदेश में विभाजन या कम्युनलिज्म फैलाते हैं। इसमें मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगी, हो सकता है इस धर्मयुद्ध की बात वो कर रहे हों। जहां तक हमारा सवाल है, आज हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है। मैनिफेस्टो में जो बहुत सारी योजनाएं हैं वो ऑलरेडी पायलट बेसिस पे चल रही थी, उनको हमने मैनिफेस्टो में डाला है। और रूबिका जी, आपको ये जानकर खुशी होगी कि महिलाओं पर हमने स्पेशल ध्यान दिया है, केवल प्रेशर कुकर नहीं, लेकिन उनकी सुरक्षा को भी लेकर और उनकी आत्मरक्षा को भी लेकर। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का भी इसमें प्राविधान है। बच्चों, बेसिक शिक्षा जिस पे बहुत काम नहीं हुआ है, उसके लिए एक आयोग भी गठन करने का प्राविधान इसमें है। और बेसिक शिक्षा को एक ऊंचे स्तर पे ले जाने का, जिससे कि सरकारी स्कूल भी अच्छी तरह से इक्विप हो। हमने एक समावेशी, सर्वांगीण, सम्यक विकास का खाका खींचा है, इंक्लूसिव ग्रोथ का खाका खींचा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक डेवलपमेंट दोनों को साथ मिलाकर ई रिक्शा का प्राविधान महिलाओं के लिए है, साथ ही स्वरोजगार उत्पन्न हो। मंडियों का प्राविधान जो हम स्टेट हाईवेज को जोड़ रहे हैं, 50 करीब जुड़ चुके हैं हमारे स्टेट हेडक्वार्टर्स 4 लेन हाईवे से, बाकी को भी जोड़ लेंगे। साथ ही स्मार्टफोन्स बड़ी तादाद में लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो आशा है कि स्मार्टफोन्स के जरिए योजनाओं ही नहीं, डिजिटल इंडिया का भी सपना हम जमीन पर उतारेंगे। एक किसान के लिए हम लोगों ने फंड की है। मैम आपके पास बहुत टाइम है, ये जो पूरा मैनिफेस्टो, हालांकि हमने ये पूरा मैनिफेस्टो पहले भी दिखा दिया है, लेकिन मुलायम सिंह यादव मौजूद नहीं थे मैनिफेस्टो के लिए। इस पर मैं आपसे जवाब ले लूंगी, लेकिन अब जरा बीएसपी का रुख कर लेते हैं। खान साहब, मायावती जी कह रही थी कि झूठे वादे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं अखिलेश, और उन्होंने पहले अपने वादे पूरे नहीं किए। कम से कम वादे तो हो रहे हैं, आप तो वादे भी नहीं करते हैं। डरते हैं क्या सर वादों से? नहीं, वादे करने वाले झूठे होते हैं। वादा ऐसे नहीं होता है। काम करने वाले सच्चे होते हैं। वादा क्या होता है? वादा तो पूरा नहीं होता है। मैनिफेस्टो तो पिछले साल भी आया था, क्या किया इन्होंने? कुछ तो नहीं किया। बार बार वही हाथी या पत्थर बता रहे हैं कि टीवी टूट जाएगा। अरे ये नहीं बता रहे हैं कि साइकिल भी चकनाचूर हो जाएगी, यही हाथी खड़ी होगी और कमल को और साइकिल को चकनाचूर कर देगी। आप बता रहे हैं साड़ी की बात बता रहे हैं, साड़ी खींचने वालों के लिए बारे में नहीं बताया आपने। साड़ी की बात तो किया आपने, साड़ी खींच कर महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, उसके बारे में नहीं। आज आखिरी साल में आप कह रहे हैं 100 नंबर पर डायल करो। आखिरी साल में क्यों याद आई आपको? 2.5 साल 4 साल तक कहां थे आप? 5 साल तक कहां थे आप? आप ये नए चीजें, प्रेशर कुकर दे देंगे आप, अनाज कहां से आएगा? गरीब को अनाज देने के बात तो करो। आप जो ये आपने बनाया है, क्या नाम है, किताब छापी है आपने, जो किताबें छापी हैं उस पर सब अपनी फोटो छाप रखा आपने। तो ये तो चुनाव आचार संहिता खिलाफ वैसे भी हो रहा है। जब भी देखिए चुनाव आता है, हाथी को ढाक दिया जाता है। साइकिल की दुकानों को बंद करेंगे क्या चुनाव आयोग? हाथ के लोगों के हाथ को दबाएंगे क्या लोग? आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, मुलायम सिंह उनके मैनिफेस्टो में शामिल नहीं होते हैं। तो आपके तो नेता ही आपके साथ नहीं है। आपका मैनिफेस्टो तो पूरा का झूठा पुलिंदा है, इसमें कुछ है नहीं। ना आपने कम्युनिज्म की बात की, ना आपने क्या नाम दंगे के ऊपर बात की कि कितने दंगे हुए हैं, अब आगे दंगे नहीं होंगे। आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात। ठीक है डॉक्टर खान, लेकिन मायावती तो शुक्रिया कह रही है कि अखिलेश ने, बुआ जो है वो शुक्रिया कह रही है सर, वो ये कह रही है कि अखिलेश ने मेरे हाथी का नाम तो लिया, हाथी का जिक्र तो किया। बहरहाल मीम अफजल साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले तो सीधा सवाल अब डॉक्टर पात्रा ये बनता है कि अखिलेश जी ने भी आज ये सवाल पूछा था, यूपी से आया सर ये सवाल, वो अच्छे दिन कहाँ हैं, आपको मिले क्या सर? वो 3 साल हो गए हैं। देखिए रूबिका जी, जहां तक अच्छे दिन का सवाल है, मोदी जी ने कहा है जब लोकसभा का चुनाव आएगा 2019 में हिसाब देंगे, मगर अभी तो 2017 का यूपी का चुनाव है। तो अब घोषणा करके होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने किसानों की बात की, आप याद रखिए बुंदेलखंड जाके देखिए, बुंदेलखंड में 60 लाख किसान पलायन के कगार पे खड़े हैं।
कितने किसानों ने बुंदेलखंड में आत्महत्या की, क्या इसका किसी ने यहाँ जिक्र किया है? दूसरी बात में महिलाओं की बात की, मैं अभी एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, बहुत सटीक कमेंट उस न्यूज़पेपर ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया हुआ था हिंदी वर्जन में। बहन बेटी न सुरक्षित कौनों द्वारे कवनी काम की भैया अखिलेश कुमार, अखिलेश सरकार। आप बताइए अखिलेश सरकार किस काम की है जहां बहन बेटी ही सुरक्षित नहीं है? खुद एनसीआरबी की डाटा कह रही है कि 161% जंप हुआ है मात्र एक वर्ष में। और नवंबर में ये 100 नंबर की जो बात कर रहे थे, ये 100 नंबर केवल 11 जिले में, पूरे यूपी के केवल 11 जिले में, वो भी नॉन फंक्शनल। मतलब खुद अखिलेश जी के पिताश्री मुलायम जी कहते थे कि देखिए ये सरकार जो है ये गैर कानूनी धंधे चला रही है, ये जमीन ऐंठ रही है। बिल्कुल सच कह रहे थे। आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश की, वो गरीबों के जमीन को जिस प्रकार से सपा के गुंडागर्दी के कारण से उसको हड़प लिया गया है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज खड़ा हुआ है। किसानों की बात करते हैं, मैं एक बात बताऊं आपको, केंद्र सरकार ने अच्छे दिन के लिए किसानों के लिए फसल बीमा योजना बनाई, मगर अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने एजेंसीज अपॉइंट नहीं किए हैं। यूरिया पे एडिशनल कर लगा के 9500 करोड़ रुपीस किसानों से वसूल। ठीक है सर, आवाज खत्म हो गई है, लेकिन हाँ इन सारे सवालों के जवाब हम लेंगे। और ये बात तो हम कह चुके हैं कि 2012 में जो वादे किए गए थे उनमें से पूरे कितने हुए हैं ये भी तो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस कसौटी पर आज की तारीख में कसा जाएगा यूपी की सरकार को। फिलहाल मीम अफजल साहब, मैनिफेस्टो के साथ है या नहीं है आप? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो तो बाद में आएगा और हम अपने मैनिफेस्टो के साथ होंगे। समाजवादी पार्टी से तकरीबन अलायंस हो गया है, उनके मैनिफेस्टो को और अपने मैनिफेस्टो को दोनों को मिलाकर के ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहां हमारा कोई एतराज़ होगा उसको दर्ज करेंगे, जो चीज़ें अच्छी हैं उसकी तारीफ़ करेंगे। मैंने पूरा मैनिफेस्टो देखा नहीं है तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो अखिलेश यादव जी ने आज बयानात दिए हैं उनकी बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि उन्होंने एक अच्छा मैनिफेस्टो देने की कोशिश की है। ये कभी नहीं होता कि कोई मैनिफेस्टो आए, चाहे बीजेपी का आए, कांग्रेस का आए, समाजवादी का आए, इवन बसपा का भी अगर मैनिफेस्टो आता है तो एतराज़ात तो उस पर भी उठाए जा सकते हैं। जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर जब बजट पेश होता है तो उसका भी एक तरीका होता है, उसके अंदर भी एतराज़ उठाए जाते हैं और ये अपोजिशन का हक़ होता है। तो एतराज़ात करने में कोई हक़ नहीं है, डेमोक्रेसी की स्पिरिट है ये कि अगर उस पर एतराज़ आता है तो उसको बखूबी एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो कम से कम उसको सामने रख करके काम करना चाहिए। मैं यही मशवरा दूंगा। अभी संवित जी कह रहे थे कि हम 2019 में हिसाब देंगे, हिसाब तो आपने दे दिया। मोनेटाइजेशन जो डीमोनेटाइजेशन किया है उसके नतीजे में अभी उत्तर प्रदेश में आपसे हिसाब मांगेंगे लोग। अभी आज उसका जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी को ये कहा गया कि एक भी नकली नोट पकड़ा नहीं गया, जबकि सरकार ने इतना प्रोपेगेंडा किया था कि बहुत बड़ी तादाद में नकली नोट जो है देश के अंदर गर्दिश कर रहे हैं। तो कहाँ गए वो सारे नकली नोट, और फिर कितना पैसा आया ये भी नहीं बताने को तैयार है। ठीक है, मतलब आप इसको नेशनल पॉलिटिक्स से भी जोड़ेंगे और डीमोनेटाइजेशन आपको लगता है कि बहुत हद तक जो है वो नुकसान कर सकता है बीजेपी को, और बीजेपी इसका बिल्कुल उलट सोच रही है। बहरहाल जूही जी, आप सवाल का जवाब दीजिए। तीनों ने यही सवाल किया, हालांकि मीम अफजल साहब ने नहीं किया है, बहुत जल्द ऐलान भी हो जाएगा, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव कहाँ थे जूही जी, क्यों नहीं आए? 2012 में वो बीच में खड़े थे, अखिलेश यादव दूर खड़े थे, उन्होंने पूरा मैनिफेस्टो पढ़ा था, आज कहाँ थे? अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे सभी बड़े नेता और पदाधिकारी वहां थे, नेताजी संरक्षक है, बाद में आकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहेगा। वो वहां खड़े हो ना हो, मैनिफेस्टो उनके पास पहुंच गया था, उन्होंने उसका अध्ययन कर लिया था। बाकी रूबिका जी, एक बात मैं ज़रूर करूंगी कि हम लोगों ने जो किसान फंड या जो डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा के फंड्स बनाकर और पहले ही उसमें पैसा ट्रांसफर कर देने की बात की है, वो इसलिए की है कि कभी कभी स्टेट्स को सेंटर से पैसा समय पर नहीं मिलता, जैसे बुंदेलखंड का मसला है या ओलावृष्टि का मसला है। आप कहते जरूर हैं कि आप स्टेट्स को एक संघीय व्यवस्था है, पैसा देते हैं, लेकिन समय पर ना वो देते हैं ना हम डिसबर्स कर पाते हैं, फिर हमारे ऊपर सवाल उठते हैं। तो ये एक वायदा नहीं है और घी दूध भी एक वायदा नहीं है, ये सब ट्रायल हो चुका है। हम चाह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये योजनाएं लागू हो। स्पेशल फोकस महिलाओं पर है और डायल 100 ऑपरेशनल भी है, बड़ा प्रोजेक्ट था, 11 डिस्ट्रिक्ट्स में चल जरूर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश तक इसको ले जाएंगे और कई जगह इसने घटनाएं रोकी भी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी
भी इसको छापा है कि महिलाओं ने अगर फोन किया है तो उत्तर प्रदेश लेकिन बदलेगा खबरें और जूही जी बदल ये रहा भी है। आई जहाँ थी तक कि उस पर मायावती जी फोन की बात करते है, रह उनकी गए बात करने थे का कोई मसला नहीं फोन है। जो है वो रिसीव नहीं किया जा रहा था। आप जैसे मेरे सवाल को जी। रिसीव नहीं कर रही हैं। आप कह रही है बड़े नेता वहां पर सारे मौजूद थे, दोनों चाचा मौजूद नहीं थे। मैं अपने सवाल को आप तक पहुंचाती रहूंगी, आप डक कर जाएंगी, फिर भी मैं ये पूरी कोशिश करती रहूंगी कि आप सच्ची और साफ बात हमें बता दें कि वजह क्या थी, क्यों नहीं आए मुलायम सिंह यादव। आखिर में जरूर वो आए। साफ तौर पर तस्वीरों में जूही जी दिख रहा था कि अखिलेश इंतजार कर रहे हैं उनका, फिर वो फोन करते हैं, फिर आजम साहब को जो है भेजा जाता है। ये सब हम रीड कर रहे हैं। एक जर्नलिस्ट होने के नाते हम सिर्फ ये काम कर पाए थे। अब असली चीज क्या है जूही जी, वो तो आप ही बता पाएंगी, क्योंकि विरोधी तो यही कह रहे हैं कि जब पिता साथ नहीं तो फिर कैसे बनेगी बात। रूबिका जी ये पिता पुत्र की बात ही नहीं है, ये समाजवादी पार्टी सियासत की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है। और नेताजी का हम लोग हमेशा इंतजार करेंगे। जब भी कोई लॉन्च होगा, वो आए या ना आए, हमारा काम है उनका इंतजार करना। वो हमारे संरक्षक हैं। हम अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से संरक्षक को गायब नहीं करते हैं। हम इंतजार करेंगे, लेकिन काम भी है और इस सियासत से बहुत लोगों का करियर भी जुड़ा है। तो कोशिश करेंगे कि समाजवादी सपने को लेकर आज छोटी जनेश्वर जी हमारे उनकी पुण्यतिथि भी है, तो हमारे लिए एक बहुत ही पाक दिन है और हमने आज अपना मैनिफेस्टो इसलिए पूरी सकारात्मकता के साथ लॉन्च किया है जी। अच्छा जूही जी, क्या बीजेपी की तरफ आपका ये वार था जब आपने कहा कि नहीं हम अपने जो संरक्षक है उनको हमेशा वही तरजीह देते हैं? डॉक्टर पात्रा, आपको यही लगा? नहीं, मैं इतना ध्यान से इन विषयों को नहीं लेता, मगर मैं इसका उत्तर जरूर दे देता हूं। देखिए, अच्छा वो बताइए, जिसके घर में पूरा ड्रामा चल रहा है वो दूसरों को फिर कांटा भी चुभा रहा है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है बताइए? बाप बेटा और साइकिल, ये जो सीरियल चल रहा है पूरे आपके घर में, इसको लोग कह रहे हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी है। अखिलेश जी को कैसे डिटॉक्सिफाई किया जाए कि उनको फिर से एकदम सोने का बना के रखा जाए। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, क्यों नहीं देखूंगा? मैं आम इंसान हूँ, आपकी तरह मैं राजनेता थोड़ी हूँ, पूरा फुल टाइम राजनेता। मैं सब कुछ देखता हूँ। हाँ, क्यों? उत्तर प्रदेश में लोगों को सीरियल पसंद नहीं है क्या? लोग सीरियल नहीं देखते हैं? नहीं, उत्तर आप जनता को इस प्रकार कम करके मत आखिए कि जो लोग सीरियल देखते हैं, जो महिलाएं सीरियल देखती हैं वो मूर्ख हैं, ऐसा करके मत सोचिए प्लीज। और ये सरकाज़म मत जनता के साथ खेलिए, समझे? आप नेत्री हो सकती है, मगर साधारण जनता को इस प्रकार की सीरियल देखते हैं उनका मजाक मत उड़ाइए। मेरी माँ भी सीरियल देखती है, हमारी चर्चा सीरियल्स पर थी नहीं। अरे सर, हमारी चर्चा सीरियल्स पर है ही नहीं। मुझे अब मैं बताता हूँ। अरे सर, अब मैं उत्तर दे देता हूँ। अब मैं सुन लीजिए। बहुत बढ़िया। अब थोड़ी देर में उत्तर दे देता हूँ। अच्छा सर, सीरियस देखिए, जहां तक डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी पूरा अखिलेश जी का करना पड़ा, हाँ नहीं, ये आप इसमें दो बातें समझिए। आज घोषणा पत्र आया है। मेरा कहना है कि अगर डेवलपमेंट वाकई इतना हुआ है या कोई घोषणा करने लायक डेवलपमेंट हुआ है, तो आप खुद बताइए रूबिका जी, क्या अखिलेश जी सिंह की तरह दहाड़ के अकेले चुनाव के मैदान में नहीं उतर जाता? जो आदमी इतना काम किया है, जितना आज गिनवा रही है आदरणीय जूही जी, तो अखिलेश जी आज कांग्रेस के पीछे ऐसे लल्लो चप्पो नहीं कर रहे होते। और आज बड़ी बात कांग्रेस के लिए भी है। यहाँ आदरणीय मीम जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज पहली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने अपने तुर्क के पत्ते को निकाला है। तुर्क का पत्ता कौन है आप भी जानती हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी। अहमद पटेल जी का कहना कि ये जो फाइनल स्टेज में कोएलिशन है, ये प्रियंका जी के कारण हुआ, राहुल जी के लिए नहीं, प्रियंका जी ने कराया। तो एक तरह से इस चुनाव में कांग्रेस ने अपना सर्वस्व दांव पे लगा दिया। अब मैं चाहता हूं कि मीम जी इसका उत्तर भी दे दे कि अगर हार हो जाती है कांग्रेस पार्टी की, तो क्या फिर से तुर्क के पत्ते को आप फिर से गड्डी में रख दोगे, वापस कर दोगे, या हार का ठीकरा भी तुर्क के पत्ते पे डालोगे? ये अच्छा, लेकिन ये जो तुरुप का इक्का जिसे आप कह रहे हैं, इससे आपको भी परेशानी हो जाएगी क्या? अगर मान लीजिए निकल आता है, तो अगर ये बैट आ जाती है तो इससे आप खौफजदा हो जाएंगे क्या? ये टेंशन में डाल रहा है आपको? मैं बता इसका डॉक्टर पात्रा, इसका उत्तर भी ले लीजिए। देखिए, हम दोनों ना मैं इसका उत्तर दे देता हूँ ना। देखिए, दोनों राहुल जी और प्रियंका जी आदरणीय हैं, अच्छी बात है, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मगर दोनों के लिए एक बात याद रखिए, बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। जब राहुल जी आए थे तो इसी तरह आप लोग सवाल पूछते थे, डर गए क्या? जब मुट्ठी खुल गई तो क्या निकला मुट्ठी के अंदर से, आप देखिए, फटा कुर्ता। और प्रियंका जी आदरणीय है, वो भी आ जाएंगी, वो मुट्ठी भी खुल जाएगा,
फिर देखिएगा क्या निकलेगा उसके अंदर ठीक से है, भी। ठीक है, वही है, ठीक वही है। निकलेगा जो राहुल जी के अंदर था। ठीक है, मतलब आप जो है प्रिजम्पशंस पर अभी चल रहे हैं बहरहाल, लेकिन ये इस सवाल का जवाब तो मीम अफजल साहब ही दे पाएंगे। हाँ सर, क्या बात है, राहुल गांधी से हो नहीं पाया, मम्मा को और उसके बाद उनकी बहन को उतरना पड़ गया, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को कूदना पड़ा। देखिए, सबसे पहले तो रूबिका जी, मैं आज संबित पात्रा जी की जो मुस्कुराहट है और वो जो आज जो जुमलेबाजी अपने प्रधानमंत्री से सीखी है उन्होंने, जो कर रहे हैं, उसमें मैं देख रहा हूँ अपने पीछे वो घबराहट को छुपा रहे हैं। कामयाब भी मीम हैं अफजल किसी हद साहब, तक। आप जब भी होते हैं तब उनके चेहरे पर ये मुस्कुराहट हमेशा होती है, और खासकर परवाह ही संडे नहीं के दिन। तो मैं नहीं, आज ज़रा वो जिस तरह जुमलेबाजी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कह रहे हैं सीरियल वगैरह की बात कर रहे हैं, उसे लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव को कोई बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और लेना भी नहीं चाहिए। जो लोग हारे हुए हों पहले दिन से, वो बेचारे अगर सीरियसली ले भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। जहाँ तक प्रियंका जी का ताल्लुक है, आपने कहा तुरुप का पत्ता, इक्का नहीं बोला, ये आपने बोला, तुरुप का पत्ता बोला उन्होंने। देखिए, हम अपने लीडरों को ना तुरुप का पत्ता बोलते हैं ना इक्का बोलते हैं। आपके पास तो तुरुप का सिर्फ एक ही इक्का है, बाकी उत्तर प्रदेश में सब जीरो है, क्योंकि उस इक्के के सामने अभी तक कोई दूसरा ताश, आपने कोई दूसरा खेल खेला नहीं है। चीफ मिनिस्टर के लिए आपके पास एक नाम नहीं है। किसी ने मुझसे कहा कि नहीं 10-12 लोग हमारे लीडर हैं, तो हमने कहा ऐसा करिए, फिर 6-6 महीने के लिए सबको अपना चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दीजिए। कभी राजनाथ जी 6 महीने हो जाएं, फिर उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी हो जाएं, फिर उसके बाद कोई और हो जाए। तो इस तरह से कर लेंगे तो शायद बीजेपी का कुछ थोड़ा बहुत काम चल जाए। लेकिन हालत ये है कि उनके पास जो अकेला तुरुप का पत्ता है वो ज़ाय हो गया डीमोनेटाइजेशन के अंदर। हम तो अभी आपको उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे क्या होगा। हम ऐसे ही कोई इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं। हमने पिछले 5 महीने में आपकी पार्टी ने ना किसी और पार्टी ने, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ज़मीन पे जाकर लोगों से उनका ओपिनियन नहीं लिया है। नहीं, उनसे मालूम नहीं किया कि भाई आपकी हालत क्या है, किसानों की हालत क्या है, गरीब लोगों की हालत क्या है। सकते हैं, लेकिन मेरे और हमने एक माहौल बनाया। चुनाव से पहले वाला जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं इम्तिहान था, जो फाइट थी, जो लड़ाई थी, या जिसे कहिए जद्दोजहद थी गठबंधन की, वो राहुल खुद इकलौते अपने दम पर क्यों नहीं निपटा पाए कि युवराज की माँ को फोन करना पड़ गया, क्या वजह, और बहन को कूदना पड़ गया? उस पर मैं जवाब नहीं दूं, सर एक ब्रेक ले लेती हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूं। इन्फॉर्मेशन गलत है कि उनको कूदना पड़ गया, वो तो पहले से प्रोसेस में थे सब लोग। तो फिर तो सर क्रॉस क्वेश्चन ये हो जाता है कि इतने सारे लोग एक साथ मौजूद थे, आपका तुरुप का इक्का भी कह दीजिए, आप बादशाह भी कह दीजिए, बेगम भी कह दीजिए, और कोई भी इस चीज को एक फर्स्ट स्टेज पर निपटा नहीं पाया, क्या वजह थी? अगर आपने इतना ही काम किया है तो अकेले अपने दम पर क्यों नहीं लड़ पा रहे?